हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का रैंकर एजुकेटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग सीयूईटी की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और उस जर्नी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और उसी सिलसिले से हम लोग अब मिल रहे हैं, लगातार डेली आपसे रूबरू हो रहे हैं। और उसी क्रम में हम लोग बहुत सारी चीजें सीख ली हैं और हमें बहुत सारी चीजें सीखना है। अभी हमें क्या करना है, जो हम लोग पीछे बाकी सारी चीजें कर लिए हैं, जैसे पीवाईक्यू कर लिए हैं, प्लानर कर लिए हैं। अब हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे और डेली जो है हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए जाएंगे। धीरे धीरे हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को जाया ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले जो नए बच्चे हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर वो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में अगर जुड़ना चाहते हैं रैंकर एजुकेटर से, तो वो जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन में भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं तो ऑफलाइन में जुड़िए, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अगर कोई आपको क्वेरी होती है कि कैसे एनरोलमेंट लेना है, कहाँ से करना है एडमिशन, या फिर कोई भी क्वेरी है एजुकेशन या फिर एडमिशन किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रैंकर एजुकेटर की टीम आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी और अच्छे से हेल्प करेगी बेसिकली। ठीक है, ऑनलाइन में ये कुछ फीचर्स हैं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है। और आप प्ले स्टोर से रैंकर एजुकेटर की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐप को अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें बाकी सारी चीजें भी मिल जाएंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऐप से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई केमिस्ट्री की। जो हमारी जर्नी है वो किसकी है? केमिस्ट्री डोमेन 2026 की जर्नी है सीयूईटी के लिए। किसके लिए? सीयूईटी यूजी के लिए। ठीक है, सीयूईटी यूजी। ठीक, सीयूईटी यूजी की हम लोग बात कर रहे हैं और इसी के बारे में हम लोग बात करना है, केमिस्ट्री डोमेन के बारे में बात करना है। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, समय हमारे पास पर्याप्त है। तो हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे क्लास 11th में हैं, जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जो बच्चे इनफैक्ट ड्रॉप ले चुके हैं, तो ये जो लेक्चर है वो उन सभी बच्चों के लिए है। इनफैक्ट जो सीयूईटी के साथ में कोई और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी तक जो हमने एनालिसिस किया पीवाईक्यू से या फिर जो भी हमारा प्लानर था उससे, ये हमें देखने को मिला कि जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो बेसिकली है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो किस पोर्शन में ज्यादा है, किस पोर्शन में कम है, किसको पहले शुरू करना है, किसको बाद में शुरू करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा देख चुके हैं कि क्या करना है हमें। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि हमारी जो जर्नी है यहां से, आज से, इसी वक्त से शुरू हो चुकी है एकदम मजेदार जर्नी, एकदम धुआंधार जर्नी। और केमिस्ट्री डोमेन की हम लोग बात करेंगे, 2026 के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री आप लोग जान रहे हैं थोड़ा सा, मतलब जैसे बच्चे क्लास 9 10th 11 12th आते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है, थोड़ा सा टफ बनते जाता है। एक तो जब 11th में आप आते हो ना, तो होता क्या है कि केमिस्ट्री किसी का होता है, किसी का बायो, किसी का मैथ, फिजिक्स। तो केमिस्ट्री जो होता है ना, मैथ्स वाले भी पढ़ते हैं, बायो वाले भी पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, एज ए स्पेशल सब्जेक्ट किसी का बायो होता है, किसी का मैथ होता है, तो वो उधर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। ठीक है, और फिजिक्स से थोड़ा सा सबको डर होता है तो वो फिजिक्स पे फोकस करते रहते हैं। और ये केमिस्ट्री बीच में छूटती जाती है, तो जिससे केमिस्ट्री क्या होता है, मोह भंग हो जाता है केमिस्ट्री से और आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। और थोड़ा सा भी मन नहीं लगा आपका केमिस्ट्री में तो क्या होगा, आप उसको पीछे छोड़ देंगे और जिससे कि वो क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। अगर आप केमिस्ट्री को टाइम देना बंद करेंगे तो वो फिर आपको रिजल्टेंट में फिर वो आपके मेमोरी से, आपके रीच से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें बराबर पढ़ते रहना है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखते रहना है कि जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो एकदम पहली क्लास है हमारी लेक्चर की, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि नहीं भाई होती क्या है केमिस्ट्री। ठीक है, माना कि व्हाट इज केमिस्ट्री आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये आपको जान लेना, आपको थोड़ा सा एक बिल्डअप मिलेगा, बेस मिलेगा। ठीक है, जो हमारा बेस होता है, किसी भी मकान बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो बेस हमारा काफी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो वो बेस हम लोग बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे पहले कि नहीं भाई व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है,
केमिस्ट्री क्या है, डिवीजन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जान लेंगे ना, तो थोड़ा सा मन लग जाएगा हमारा केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्या होगा कि थोड़ा सा हम केमिस्ट्री पढ़ने का कोशिश करने लगेंगे कि नहीं केमिस्ट्री तो यहाँ से आई है, ऐसे आई है, और इस तरीके से हमें केमिस्ट्री हेल्प करेगी, हमारे लाइफ स्टाइल में हेल्प करेगी, हमारे सक्सेस में, हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो न सिर्फ सिलेबस और सक्सेस में, हमारी लाइफ स्टाइल में भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, तो उस लिए भी हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के डिफिनीशन से। व्हाट इज केमिस्ट्री? अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि केमिस्ट्री क्या है, क्या जवाब दोगे? और रिएक्शन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, ये सारी चीजें होती हैं केमिस्ट्री में। सिंपल हम कहना चाहें, जस्ट टू बी एग्जैक्ट, कि जो केमिस्ट्री है, हाँ अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू अलग अलग डिफिनीशन देखने को मिलता है, अलग अलग रीजन में केमिस्ट्री का डिफिनीशन अलग होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the matter and its composition of matter and change of state in matter। मतलब क्या है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि साइंस का ही ब्रांच है और जो मैटर के बारे में डिस्कस करता है। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड है मास, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? मैटर कह देते हैं। तो जो कुछ भी उस मैटर के रिलेटेड चीजें डिस्कस हो रही हैं, चाहे वो उसका कंपोजिशन हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज हो, चाहे उसका चेंज ऑफ स्टेट हो, चेंज ऑफ स्टेट हुआ तो केमिकल रिएक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो गई, तो ये सब क्या है? साइंस है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझ में आया? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सब कुछ मैटर के अराउंड रहेगा। अब जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को धीरे से 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। धीरे से मतलब, हाँ ठीक है, धीरे से तो नहीं हुआ, काफी समय लगा इसको डिवाइड करने में। देखिए, जो केमिकल कंपाउंड्स होते थे ना, केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं केमिकल कंपाउंड्स की, केमिकल कंपाउंड जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमें 2 प्रकार का केमिकल कंपाउंड देखने को मिलता है जनरली। एक तो हमें ऑर्गेनिक देखने को मिलता है और दूसरा हमें इनऑर्गेनिक देखने को मिलता है। 2 प्रकार का केमिकल कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। और जो तीसरा है हमारा, उसके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? उन दोनों कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो जो हमारी केमिस्ट्री है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, किस भागों में? पहला जो है हमारा ऑर्गेनिक, दूसरा जो है इनऑर्गेनिक और तीसरा जो है फिजिकल। 3 रीजन में हम लोगों ने डिवाइड किया, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। ठीक है, ये 3 प्रकार का जो हमारा केमिस्ट्री है, इन्हीं तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है जनरली, और कुछ हमें नहीं जानना है, बस यही 3 पढ़ना है। ऐसे आसान लग रहा है ना, बस यही 3 पढ़ना है, लेकिन ये काफी वास्ट चीजें हैं। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। हाँ, हायर स्टैंडर्ड में जब आप जाते हो तो एनालिटिकल ऐड हो जाता है, थर्मो अलग हो जाता है, ये सब चीजें अलग होने लगती हैं, तो वो है इन्हीं सब का सब पार्ट। ठीक है, लेकिन मेन जो है हमारा 3 डिवीजन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल जो है, अच्छा इससे पहले जो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भाई? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जनक कौन है भाई? ठीक है, केमिस्ट्री का जनक कौन है? तो केमिस्ट्री के जनक की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है एंटोन वॉन लेवाइजर। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा इसका, एंटोन वॉन लेवाइजर। अलग अलग बुक में अलग अलग स्पेलिंग देखने को मिलता है, लेवाइजर। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लेवाइजर भी हम लोग कहते हैं इनको, और कहीं कहीं यहाँ पे ई लगा देता है इनके बाद, कहीं आई लगा देता है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लेवाइजर, उन्हीं को कहा गया फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का डिफिनेशन हम लोगों ने सीख लिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री सीख लिया। एक यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जो है, जो कभी कभी आपके जीएस में आ जाता है, कि जो हमारा इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? क्या है? यहीं पे लिख दें, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन ऐसा इंडियन था जिनको इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है? इंडियन पर्सन हु इज नेम्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो है ना, पीसी रे, क्या नाम है इनका? प्रफुल्ल चंद्र रे। पूरा नाम जो है वो प्रफुल्ल चंद्र रे।
ठीक है, देख रहे हैं, कोई इंडियन भी है जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जा रहा है, कौन है वो? पीसी रे है, प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है। और प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिस्कस करने लगे तो हमारा सिलेबस पीछे छूटने लगेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए, पहला फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी वॉन लेवाइजर, और दूसरा इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री पीसी रे, ठीक है। वैसे ही हम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी बात करते हुए चलेंगे। अगर हम लोग फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल के फादर जो है ना, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, थोड़ा सा हम लोग बेसिक थोड़ा लेकर के चलेंगे। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कौन है भाई? ओस्टवाल्ड, ठीक है। ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी कई सारी थ्योरी दी थी, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। इनऑर्गेनिक की जब हम लोग बात करते हैं तो अल्फ्रेड वर्नर, क्या नाम था इनका? अल्फ्रेड वर्नर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्नर्स थ्योरी, वो इन्हीं ने दिया था, अल्फ्रेड वर्नर। और इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है किसको? अल्फ्रेड वर्नर को, ठीक। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, इसमें थोड़ा सा कहानी बन जाता है। क्या कहानी बनता है? एक साइंटिस्ट थे हमारे, जे बर्जीलियस, क्या नाम था उनका? जे बर्जीलियस। उन्होंने एक थियरी दी थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? या तो प्लांट से बने होंगे या तो एनिमल से बने होंगे। Every organic compounds are made from plant and animal and cannot be synthesized in laboratory। मतलब कि वो लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। जितने भी कार्बनिक रसायन हैं उनको हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं। कौन बोला था ये? जे बर्जीलियस साहब ने बताया था। किसने बताया था? जे बर्जीलियस साहब ने। जोन्स जैकोब नाम था इनका, जे बर्जीलियस। इन्होंने क्या कहा था भाई कि all organic compounds are only made from plant and animal, ठीक है। and cannot be, इसको नोट कर लीजिए, cannot be synthesized in lab, ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन लैब, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई लैब में इसको हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब भाई, अब किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो अब लोग लग जाते हैं उसको गलत साबित करने में। फाइनली एक इंसान थे, फ्रेडरिक फोलर, उन्होंने क्या किया? इनको गलत साबित कर दिया। और इसी थियरी को विटल फोर्स थियरी के नाम से भी जाना जाता है। विटल फोर्स थियरी, ठीक है। विटल फोर्स थियरी क्या कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? प्लांट और एनिमल से मिलकर के बने हुए होंगे, ठीक है। विटल फोर्स थियरी। इसी थियरी को जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? यहां पे लिखेंगे दिस थियरी फेल्स व्हेन फ्रेडरिक होलर, क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक होलर सिंथेसाइज्ड यूरिया इन लैब, ठीक है। और कब किया था उन्होंने? 1828 में इन्होंने यूरिया का सिंथेसिस कर दिया। और यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उन्होंने क्या किया? यूरिया का सिंथेसिस कर दिया, जिससे कि पता चला कि नहीं भाई, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में भी बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लैब में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी कहानी हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि पहले एक बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो किससे बना होगा? प्लांट और एनिमल से बना होगा। लेकिन 1828 में एक साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक होलर नाम के, क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक होलर। और उन्होंने क्या किया? लैब में अपना यूरिया सिंथेसिस कर दिया, ठीक है। और यूरिया सिंथेसिस किससे किया था उन्होंने? अमोनियम साइनेट से। बेसिकली उन्होंने सिल्वर साइनेट लिया था और अमोनियम क्लोराइड लिया था, दोनों को मिला करके अमोनियम साइनेट बनाए। और फिर उस अमोनियम साइनेट को हीट करके उन्होंने क्या किया? यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। तो अब यहां से ये थियरी फेल हो जाती है। ये थियरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि हम लैब में यूरिया का सिंथेसिस कर लिए। और उसी के बाद से
उसी के बाद से दुनिया भर के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए, दुनिया भर के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए, और नतीजन जो आज का समय है इसमें 15 से 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन है। ठीक है, 15 से 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के समय में नोन है। ठीक, तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस किया था सबसे पहले लैब में, उन्होंने, उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक होलर। और इसी वजह से जो हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसी वजह से जो फादर है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ओसी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसको कह दिया गया, फ्रेडरिक होलर को, फ्रेडरिक होलर। ठीक है, फ्रेडरिक होलर को फादर ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूरिया का सिंथेसिस किया था 1828 में किया था। ठीक है, और उसी के बाद से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस चालू हो गया। आज के समय में 15 से 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड सुन रहे हैं। देखिए, जो चीज आप सुन रहे हैं उसको आप लोग लिखते रहिएगा, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ बोर्ड पे लिखूंगा तभी आप लोग लिखेंगे, क्या समझे? ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जब भी हमारा लेक्चर हो कॉपी पेन लेके बैठे, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखते जाएंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, केमिस्ट्री कहाँ से धीरे धीरे इवॉल्व हुई, केमिस्ट्री कैसे कैसे केमिस्ट्री का उत्थान हुआ। ठीक है, तो वो हम लोग सीख रहे हैं। पहले हम लोग डिफिनेशन सीखे, फिर उसमें जान रहे कि जनक कौन है, किसने दिया था, क्या कैसे कैसे केमिस्ट्री की तरफ हम लोग आगे बढ़े थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, जो हम लोग पढ़ते हैं 3 टाइप की केमिस्ट्री। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भाई कि हम, चलिए बात कर लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें तो ये तीनों है, क्या है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है और फिजिकल भी है। तो हम कहाँ से शुरू करें सर, कहाँ से शुरू करें? ठीक है, तो जो फिजिकल हम लोगों ने देखा था उसका भी वेटेज काफी ठीक ठाक था, इनऑर्गेनिक का भी ठीक ठाक था, लेकिन जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज था वो बहुत ही ज्यादा था। क्या था? बहुत ही ज्यादा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज, और इसका वेटेज जो है ना बहुत ही ज्यादा था। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। और हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कहाँ घूमती है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आसपास, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आसपास ही घूमती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यही हमारा एक कंपाउंड है, यही हमारा एक एलिमेंट है कार्बन, और उससे जुड़े हुए जितने कंपाउंड हम लोग बनाते हैं, सोचिए सिर्फ कार्बन है और उसके कंपाउंड है, और यहाँ पे 15 से 20 मिलियन बन गए हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना इंपॉर्टेंट है ये कार्बन। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और अभी तक जितने केमिकल कंपाउंड्स नोन है, नोट करते रहिएगा, अभी तक जितने केमिकल कंपाउंड्स नोन है उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल कंपाउंड में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन है, जो कि 90 से 98% है। उसका जो वैल्यू है कि मतलब कितना प्रेजेंट है, वो 90 से कितना है, 98% है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा ना, ओसी, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, 90 से 98%। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा हम नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो इस वजह से बहुत सारी बुक में 95 लिखता है, बहुत सारी बुक में 98 लिखता है, लेकिन हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेके चलेंगे 90 से 98%, क्योंकि बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स का ये डेटा है, कहती हैं कि कुछ में 90 है, कुछ में 95 है, कुछ में 98 है, तो इधर उधर हो जाता है, सबका अलग अलग टैली होता है, करने का तरीका अलग होता है, तो हम 90 से 98% मान के चलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3 चीजें हो गई, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री, यहाँ फिजिकल। यहाँ तक चीजें समझ में आई, यहाँ तक चीजें समझ में आई। केमिस्ट्री का 3 डिवीजन, फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ दिस 3 सब पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पहला फादर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वोलर साहब थे, इनऑर्गेनिक के अल्फ्रेड वर्नर साहब थे, और फिजिकल केमिस्ट्री के ओस्टवाल्ड साहब थे। हमें शुरुआत करनी है कहां से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बड़ी स्पेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में है वैसे ही हमारे सिलेबस में भी है, लकीली। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करें, तो जो हमारा सिलेबस है उसमें तो काफी कम चीजें दी हुई हैं, जैसे लिखा गया जो सिलेबस है कि ये सिलेबस एनटीए की वेबसाइट में, उसमें काफी कम चीजें बताई गई हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हर एक चीज को पढ़ेंगे जो हमारे उससे रिलेटेड होगा। समय हमारे पास, डीप हमें जाना है। क्यों जाना है डीप? क्योंकि हमें पता है सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो क्वेश्चंस डीप पूछेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रम में आगे। तो जो हमारा कार्बन एंड कंपाउंड है वही है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो ओपन चेन है और दूसरा जो है क्लोज चेन है। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा ओपन चेन और क्लोज चेन का मतलब कि कुछ ऐसे कार्बन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओपन चेन हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोज चेन हो गया, ठीक है, ठीक है। वैलेंसी हालांकि अभी कंप्लीट नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, ये ओपन चेन है और ये क्लोज चेन है, ठीक है। अब ये जो ओपन चेन है इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक जो पढ़ते हैं हम लोग सैचुरेटेड पढ़ते हैं, और दूसरा जो पढ़ते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड पढ़ते हैं। सैचुरेटेड में हम एक पढ़ते हैं, उसका जो नाम है उसको हम लोग कहते हैं अल्केन, पता है आप लोगों को। और अनसैचुरेटेड में बाबू दो पढ़ते हैं हम लोग, पहला जो पढ़ते हैं वो अल्कीन पढ़ते हैं, और दूसरा जो पढ़ते हैं वो अल्काइन पढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक सी चीजें हो गई जो आप लोग पहले से 9th-10th में जान रहे हो, जानते हो आप लोग, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। हो सकता है उन्हें ना बताया गया हो, या फिर हो सकता है वो न सीख पाए हो। देखिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी कारणवश वो वाला लेक्चर छूट गया, किसी कारण से 1-2 महीने बीमार पड़ गया तो वो चीजें छूट गई, तो वो बैकलॉग रह गया, तो प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। कुछ लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, अचानक से मन लगने लगता है किसी कारणवश, तो उनको समस्या होती है कि कहाँ से शुरू करें। तो ऐसे शुरू करते हैं हम लोग, एकदम जमीन से लेकर के आसमान तक, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सब कुछ छोटा छोटा पढ़ते जाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि सर ये सब थोड़ी हमारे सिलेबस का पार्ट है, बिल्कुल सिलेबस का पार्ट है। जब तक आप ये चीजें नहीं जानते रहेंगे, जब हम आकर के आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ाने लगेंगे और दूसरी चीजें बताने लगेंगे, तो आपको पता ही नहीं रहेगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, तो फिर मुश्किल होगा ना, ठीक है। यहाँ पे जब क्लोज चेन की बात आती है तो वहां पे एक आता है होमोसाइक्लिक और दूसरा आता है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब समचक्री और हेटेरोसाइक्लिक मतलब विषम चक्री, ठीक है। इन दोनों में भी एक होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक में एक होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। ये डिवीजन आप लोग रफली थोड़ा समझ लीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे कि कौन है एलिफैटिक कौन है एरोमेटिक, और डायग्राम बना करके आपको अच्छे से समझाएंगे कि नहीं भाई देखो ये है एलिफैटिक। जैसे इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एलिफैटिक क्लोज चेन, ठीक है। अगर इसी में एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती, थोड़ा थोड़ा आप लोग जान रहे होंगे एरोमेटिसिटी क्या होता है, बताएंगे एरोमेटिसिटी क्या होता है, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है और वो साइक्लिक है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चेन, या फिर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक क्लोज चेन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जान जाइए कि कैसे कैसे हम लोग इसको डिवीजन करते हैं और क्या क्या हमें सीखना है। ये एक मैप है थोड़ा आप लोगों के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड में बात करें तो हमें सिर्फ ऑर्गेनिक की हम लोग बात कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक जब भी स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमारा पहला चैप्टर जो है हेलो एल्कीन हेलो एरीन है। पता है कि हमारा सिलेबस में तो पहला चैप्टर हेलो एल्कीन हेलो एरीन है। जीओसी क्यों लेकर के आ गए सर, ये तो 11th का पार्ट है। बेटा जीओसी बिना पढ़े आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का कोशिश करोगे ना, तो फिर बंटाधार वही मुश्किल हो जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 लेक्चर ज्यादा लगेगा आपको पढ़ने के लिए, 2-4 घंटा ज्यादा लगेगा, 2-4 दिन ज्यादा लगेगा, समय तो है अपने पास अभी, इसी वजह से तो ये चीजें स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। वही बाद में जब आप ज्वाइन करते हो तो दिक्कत होता है। अभी से हमारे पास समय है तो हम सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। डीप हमें पढ़ना है, बार बार मैं कह रहा हूँ डीप पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, डीपर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो लोग हम लोग अटेम्प्ट कर पाए। तो जीओसी हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहीं से हमारी ऑर्गेनिक की जर्नी स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिक का खेल शुरू होता है और हम लोग खेलेंगे ऑर्गेनिक 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 का खेल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम तो है जनरल इसका, काम भी जनरल है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। भले ही जनरल है नाम इसका, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहीं से डिपेंडेंट है हमारे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो सबसे पहले 3 चीजें हमें पढ़नी होती है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 3 बातें करनी है। पहला क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म और तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म। 3 बातें हम लोग करेंगे। कभी कभी हम लोग 4 भी कह देते हैं तो क्लासिफिकेशन को अलग पढ़ते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर साथ में पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नामकरण समावयवता और प्रतिक्रिया तंत्र, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक। तो
क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ये जो दोनों टॉपिक है, ये जो दोनों टॉपिक है थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म से हटके है, रिएक्शन मैकेनिज्म से हटके है। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेटर ऑन। कब पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे, लेटर ऑन। अभी जो हमें पढ़ना है वो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, क्योंकि यही रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी हमारे जो हमारे अपकमिंग चैप्टर्स हैं, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन। तो वहां पे क्या होगा? रिएक्शन मैकेनिज्म की हमें जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत कहां से करेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म से। बाकी नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म तो पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही आएगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। हमें मेन फोकस करना है रिएक्शन मैकेनिज्म पे, ठीक है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जैसे बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, तीसरा इंटरमीडिएट, और चौथा जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इस पे स्टार बना लीजिएगा, ठीक है, 5 स्टार इसको दे दीजिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड क्लीवेज, अटैकिंग रिएजेंट, इंटरमीडिएट। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो सबसे पहले क्या होता है? वहां पे बॉन्ड क्लीवेज होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? किसी ना किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में बॉन्ड क्लीवेज होता है। और जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तो वहां पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। आगे बढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा कोई भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिए? रिएजेंट लिए। कोई ना कोई रिएजेंट लेंगे जो सबस्ट्रेट पे क्या करेगा? अटैक करेगा, और इससे क्या बनेगा? हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। और इस इंटरमीडिएट के बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है, और कभी कभार प्रोडक्ट के साथ में बाई प्रोडक्ट भी बनता है। क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट बनता है। जिसे अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के साथ में कुछ और बन गया तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? बाई प्रोडक्ट कह देते हैं। समझ में आ रहा है? ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, स्लो कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा। अगर फ्लो थोड़ा इधर उधर हो रहा हो तो हमें बता भी दीजिएगा, ठीक है। सबस्ट्रेट रिएजेंट से अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और हमारा प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनेगा। जो हमारा बॉन्ड क्लीवेज होता है वो हेट्रोलिटिक होता है और होमोलिटिक होता है। होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अगर हम लोग हेट्रोलिटिक की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉन्ड है, ठीक है, ये भी हमारा एक बॉन्ड है। दो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, हेट्रोलिटिक में और होमोलिटिक में एक ही प्रकार का पढ़ेंगे। दो हमारा एटम है, एक ए है एक बी है, इनका क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब इनका क्लीवेज होगा ना, जब इनका क्लीवेज होगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, ठीक है। ये ऐसे क्लीवेज हो गया। अगर यहाँ पे इसका क्लीवेज होता है, यहाँ पे इसका विदलन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे A प्लस और साथ में B माइनस। ये कब होगा? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? A माइनस हो जाएगा और साथ में B प्लस हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से विदलन होता है। इस केस को हम लोग क्या कह देते हैं? इस केस को हम लोग कह देते हैं फ्री रेडिकल। क्या कह देते हैं? फ्री रेडिकल। और इस केस को हम लोग क्या कह देते हैं? एनायन कह देते हैं। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कैटायन कह देते हैं। सिर्फ हम लोग ए को कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसको कंसीडर करके कह रहे हैं बाबू। किसको कंसीडर करके? इसको कंसीडर करके कह रहे हैं। मान लेते हैं कि जो ए है हमारा क्या है? मान लेते हैं जो हमारा ए है, ए इज सिमिलर टू कार्बन। अगर कार्बन के सिमिलर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बन का फ्री रेडिकल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बेनाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बेनाइन कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन कहेंगे। कार्बोकेटाइन कहेंगे और इसको कार्बेनाइन कहेंगे। चीजें समझ में आई? दो प्रकार का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, पहला हेट्रोलिटिक, दूसरा होमोलिटिक, ठीक है। हेट्रोलिटिक में क्या हुआ? हमारा कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन जनरेट हुआ, और होमोलिटिक में क्या हुआ? फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड क्लीवेज। अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद जो बात करते हैं इंटरमीडिएट का, तो देख पा रहे हैं आप लोग जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जो हमारा कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल है, यही क्या है? हमारा इंटरमीडिएट है। तो सबस्ट्रेट हम लोग लिए, जैसे मान लीजिए ए और बी ये सबस्ट्रेट था, अगर इस पे रिएजेंट कोई आया तो उससे क्या बना? इंटरमीडिएट बना, ठीक है। क्या बना?
इंटरमीडिएट बना। वही इंटरमीडिएट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट की हम लोग बात कर रहे हैं। कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, यही 3 बना है। उससे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट का, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या बात किए, जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा। किसकी वजह से होगा, अटैकिंग रिएजेंट की वजह से होगा। बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या क्या बनेगा, कार्ब एनायन, कार्ब केटायन, फ्री रेडिकल, और भी बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन हमें सिर्फ 3 पढ़ना है, ठीक है। तो वो 3 क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। बॉन्ड क्लीवेज समझ में आ गया, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अटैकिंग रिएजेंट में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं। और अटैक ऑन निगेटिव स्पीसीज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस इसको समझते चलेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होते हैं, निगेटिव स्पीसीज होते हैं, ठीक है। और अटैक किस पे करते हैं, पॉजिटिव पे। किस पे अटैक करते हैं, अटैक ऑन पॉजिटिव स्पीसीज। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा, NO2+ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोफाइल में भी क्या हो जाएगा, H- हो जाएगा, ठीक है, और OH- हो जाएगा, ठीक है। तो और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देख पा रहे हैं, ये निगेटिव स्पीसीज है और ये पॉजिटिव स्पीसीज है। निगेटिव स्पीसीज और पॉजिटिव स्पीसीज। अटैक किस पे करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल पे, और न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। ये हो गया हमारा अटैकिंग रिएजेंट। क्या हो गया, अटैकिंग रिएजेंट। कोई सवाल समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट हम लोग 3 देखें, कार्ब केटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल। कार्ब केटायन में क्या होता है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्ब केटायन कहते हैं। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्ब केटायन कहेंगे। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्ब एनायन कहेंगे। और अगर कार्बन पे फ्री रेडिकल है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल कहेंगे। इसको डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक रफली में बताते जा रहा हूं कि इंटरमीडिएट कौन कौन होता है, कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल। ये सारी चीजें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में इसका स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जान जाइए कि कार्ब केटायन एक इंटरमीडिएट होता है और दिखता कैसा है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्ब केटायन, नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्ब एनायन, और अगर रेडिकल है तो उसको कार्बन फ्री रेडिकल हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई किसकी, पहले बॉन्ड क्लीवेज के। जो हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म में, बॉन्ड क्लीवेज, अटैकिंग रिएजेंट, इंटरमीडिएट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 चीजें तो हम लोग देख लिए। बॉन्ड क्लीवेज कब हो रहा है, जब उस पर अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है। अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड क्लीवेज जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आता है तो वहां पे बॉन्ड क्लीवेज होता है, और वो हेट्रोलिटिक होगा या तो होमोलिटिक होगा। उसके बाद जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर लेगा तो वहां पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्ब केटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए आ गए हम लोग कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे आ गए क्या। हाँ, 3 चीजें हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये जो है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म में काफी शानदार इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या मतलब है भाई इसका, क्या मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का। जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जैसे हम लोग ले रहे थे ना ए और बी, ठीक है। अब ये जब ब्रेक हो रहा था तो यहाँ पे मान लीजिए कि पॉजिटिव आ रहा था और यहाँ पे प्लस निगेटिव आ रहा था। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, बॉन्ड बना रहता है, और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव आता है। तो जो थोड़े से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी शिफ्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। पहले देख रहे हैं ये दोनों इसके साइड में है और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गए। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर ये बी है तो ये क्या होगा, या तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या तो क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, ठीक है। अब पोलर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, हम लोग समझेंगे। अभी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो किसी दूसरे एटम की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर उसको कह लेंगे पोलैरिटी, उसकी वजह से अगर वो उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहेंगे। और ये जो है वो दो प्रकार का होता है, एक जो होता है परमानेंट और दूसरा जो होता है टेम्पोररी। अब परमानेंट और टेम्पोररी का क्या मतलब, या तो ये कब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होकर डिस्प्लेस होकर के रह जाए, या तो सिर्फ कुछ समय के लिए जाए और वापस आ जाए। जैसे स्कूल में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, जब तक क्लास में टीचर है अब बच्चे एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, एकदम मतलब बात भी नहीं करेंगे ज्यादातर। ठीक है, कुछ तो बात करते रहते हैं और ज्यादातर क्या करेंगे, बात नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे गैलरी में खड़े हैं स्कूल में, कोई टीचर आए, टीचर को देखते क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे, ऐसे धूम मचाए हुए हैं। तो वो क्या है, टेम्पोररी इफेक्ट है। टीचर आए, टेम्पोररी इफेक्ट दिखा और वो शांत हो गए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, टीचर रहे न रहे वो अपना क्लास में बैठ के पढ़ाई करते रहेंगे, अपना मन लगा करके पढ़ते रहेंगे। तो वो क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। वो हमेशा ऐसे ही है, चाहे वो घर पे रहे, चाहे कॉलेज में रहे, चाहे वो कहीं पर भी रहे, वो शांति से रहेंगे, उधम नहीं मचाएंगे, बदमाशी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घर पे रहे तो जब तक मम्मी पापा हैं तब तक ठीक है, जैसे गए उधम मचा दिए, घर का तोड़फोड़ मचा दिए, तो वो क्या हो गया, किसी के प्रेजेंस होने की वजह से अगर वो इफेक्ट दिखा रहा है तो वो क्या हुआ, टेम्पोररी इफेक्ट है। और परमानेंट मतलब जो उसका स्वभाव ही है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। तो ये दो प्रकार का निकल के आता है, एक परमानेंट और दूसरा टेम्पोररी। सॉरी। तो जो परमानेंट इफेक्ट है इसमें कई सारे इफेक्ट्स आते हैं। पहला जो होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट, आप लोग नाम सुने होंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और जो तीसरा है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कह देते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कह देते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, और जो चौथा है हमारा, इसको ऐसे कर लेते हैं, एरोमेटिसिटी। ठीक है, यही बात आ गई ना एरोमेटिसिटी की, तो हम लोग पढ़ेंगे अब धीरे धीरे सब कुछ। एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमानेंट इफेक्ट, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आप लोग कहेंगे कि सर टेम्पोररी वाला कौन सा होता है, बता दीजिए। तो टेम्पोररी वाले की गिनती नहीं है भाई। टेम्पोररी वाले बदमाश है, गिनती नहीं है उनकी। होता है, एक होता है जो हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्पोररी हो। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। अपना इसको स्टार्ट करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि ए का इलेक्ट्रॉन होगा, बी का इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन बी की पोलरिटी की वजह से या फिर बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे अगर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें आप लोग, तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ये बी है। अब यहाँ पे क्या सीन है, सीन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, किधर गया,
बी की तरफ गया। बी की तरफ क्यों गया? क्योंकि जो बी है हमारा, चाहे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव हम क्या करते हैं? खींचते हैं, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख पा रहे हैं, जो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख पा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये तो यहीं पे है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डिस्प्लेस हुआ, अपने प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे गया, यहां से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट कह दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह दे रहे हैं। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसी को प्रभाव को हम लोग क्या कह देंगे? इफेक्ट कह देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कह देंगे, ठीक है। अब हर एक कंपाउंड में ये इफेक्ट कैसे शो करता है, वही हमें अलग अलग तरीके से सीखना है, जानना है, समझना है और आगे बढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डिफिनीशन, केमिस्ट्री के पार्ट, बेसिक चीजें हम लोग कर लिए। हमें ऑर्गेनिक पढ़ना है, ऑर्गेनिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है हमें जीओसी से स्टार्ट करना। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जीओसी से हम लोग एकदम जीओसी का धागा खोल देंगे, ठीक है। जीओसी में कुछ नहीं बचेगा जो आप लोगों को न समझ में आए, या फिर ऐसा नहीं होगा कि जीओसी की वजह से आपको आगे कहीं प्रॉब्लम आए, ठीक है। इस लेवल पे हम लोग जीओसी पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है तो क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। दो पार्ट है तो क्यों है? दो में ये जो इंडक्टिव है इसका क्या मतलब है, मेजोमेरिक है उसका क्या मतलब है, क्यों ये सब पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है, एग्जांपल्स क्या है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे यहाँ पे। इतनी सारी चीजें करेंगे। इसके बाद जो हमारा पहला इंडक्टिव इफेक्ट है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, या फिर प्रेरक प्रभाव भी कहते हैं। इसको हम लोग सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। बढ़े आगे फिर। अच्छा, आज की स्लाइड खत्म होगी, टाइम हो गया क्या? टाइम तो कब का हुआ है, स्लाइड भी खत्म ही हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तक हम लोग पढ़ लिए हैं, और अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे और समझेंगे जो हमारा जीओसी का खेल है, रिएक्शन मैकेनिज्म का खेल है, वो शुरू हो चुका है। और खेल में हम लोग थोड़ा सा पावर प्ले में पहुंच गए हैं, ग्राउंड में उतर गए हैं अब, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे, मजेदार धुआंधार बैटिंग चालू होगा, और जब बॉलिंग की बारी आएगी तो बॉलिंग भी करेंगे। बैटिंग बॉलिंग मतलब बैटिंग पढ़ाई, बॉलिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, परमानेंट, टेम्पोररी। इंडक्टिव इफेक्ट्स हम लोग को अगली क्लास में स्टार्ट करना है। चलिए, तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रैंकर्स एजुकेयर के बारे में, कि जो रैंकर एजुकेयर की टीम है आप लोगों के लिए काफी स्पेशल बुक लेकर के आई है। जो बच्चे हैं हमारे पुराने वाले वो तो जान रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दें कि ये कुछ स्पेशल बुक्स हैं, जो कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, हर एक के लिए स्पेशल बुक है। आप जुड़ सकते हैं रैंकर एजुकेयर से। उसके लिए आपको अगर क्वेरी है कोई, तो आप स्टार्टिंग में जा सकते हैं लेक्चर के, जहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, कहाँ पे डाउट क्लियर करना है, क्या करना है, तो सारी चीजें पहले बताई गई स्टार्टिंग में। अभी हम लोगों को लेक्चर पे फोकस करना है, और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल कराता है रैंकर एजुकेयर। और हमारी जो टीम है रैंकर एजुकेयर की, वो काफी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। आप लोग भी मेहनत करिए, जुड़े रहिए। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, इसी समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।